ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जवाब देने वाली 2 महिला सैन्य अफसरों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर पूरा देश गर्व कर रहा है और अब देश को ऐसी कई सोफिया और व्योमिका मिलने वाली हैं। जी हां, भविष्य की कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह इन कैडेट्स में से एक हो सकती हैं। आज एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की 148वीं पासिंग आउट परेड हो रही है। ये तस्वीरें उसी की हैं। सुबह 6:40 से ये जो परेड है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस बार की परेड बेहद खास है क्योंकि एनडीए के इतिहास में पहली बार महिला कैडेट्स इस पासिंग आउट परेड में शामिल हैं। 17 महिला कैडेट्स आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए तैयार हैं। तो एनडीए महिला कैडेट्स की पहली पासिंग आउट परेड, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनडीए में हर साल सैकड़ों पुरुष कैडेट्स पास आउट होकर इंडियन आर्मी में शामिल होते हैं, लेकिन अब उसी एनडीए से इतिहास में पहली बार 300 से ज्यादा मेल कैडेट्स के साथ 17 महिला कैडेट्स आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर में देश ने महिलाओं की ताकत देखी, महिलाओं का नेतृत्व देखा, लेकिन अब एनडीए में भी पहला बैच महिलाओं का निकला है, लेडीज कैडेट निकला है जो पास आउट होकर अब देश की सेवा के लिए आगे बढ़ेगा। कहेंगे उन महिलाओं के, सोफिया को देखा होगा, अपना व्योमिका सिंह को ऐसी फीमेल्स तो हमें इंस्पायर करती हैं और वो मोटिवेट करती है कि जो भी उनके बूट्स हैं उनको हम फिल इन करें और हर चीज़ में एक्सेल करें और कोई अचीवमेंट नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। इट जस्ट नीड्स ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव ऑल। सेना में अफसर बनने के लिए इन महिला कैडेट्स ने कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी करके ये साबित कर दिया कि वो हर चुनौती से पार पाने का दम रखती हैं। मुझे लगता था कि ये छोटी है तो कैसे करेगी बच्चा, आप कैसे भागोगे, बच्ची ऑलवेज यूज्ड टू से नहीं मम्मा कुछ नहीं होता, मैं कर लूंगी। शुरू में तो मुझे लग रहा था शायद बच्चा कर पाए ना कर पाए क्योंकि काफ़ी टफ ट्रेनिंग है, लेकिन मेरी बेटी ने मेरा सर फख्र से ऊंचा किया है। तो पुणे से पास आउट होने वाली ये महिला कैडेट्स इतनी खास इसलिए हैं क्योंकि इनसे पहले भारतीय सेना के अफसरों को ट्रेनिंग देने वाली देश की प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं को एंट्री ही नहीं मिलती थी। जी हां, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए एग्जाम में शामिल होने का आदेश दिया। तब जाकर यूपीएससी ने फीमेल कैडेट्स को एनडीए में आवेदन करने की इजाजत दी और उसके बाद 2022 में 17 महिला कैडेट्स के पहले बैच को एनडीए में दाखिला मिला। पिछले 3 साल में कुल 126 फीमेल कैडेट्स एनडीए पहुंची, जिसमें सिर्फ 5 ने एकेडमी छोड़ी, बाकी सभी ने अलग अलग अपनी फील्ड्स में ज्वाइन किया। एडमिशन मिल जाने भर से कहानी यहां पर पूरी नहीं होती। कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग और पढ़ाई पूरी करके ये साबित कर दिया कि वो हर चुनौती से पार पाने का दम रखती हैं। तो एयरफोर्स, नेवी में शामिल होने के लिए ये कैडेट्स अब तैयार हैं और ये तस्वीरें आज सुबह की आपने देखी जब ये 17 फीमेल कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हुई। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके बिहार दौरे की। आज पीएम मोदी के बिहार दौरे का दूसरा दिन है और आज पीएम मोदी रोहतास में होंगे। बिहार को 48,520 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। काराकाट में रैली को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी और ये रैली इसलिए भी बहुत ज्यादा खास है क्योंकि ये चुनाव से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का बड़ा मौका है, वोटर्स तक संदेश पहुंचाने का भी बड़ा मौका है। तो क्यों खास है आज का दिन, आज का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? आज रोहतास पहुंचेंगे और 48,520 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के चरण 2 की आधारशिला भी रखेंगे। तो वही नेशनल हाईवे 119A के पटना आरा सासाराम खंड 4 लेन आधारशिला रखेंगे। वाराणसी, रांची, कोलकाता NH 319B 6 लेन की आधारशिला रखेंगे। रामनगर कच्ची दरगाह NH 119D 6 लेन बनाने की आधारशिला रखेंगे। 5,520 करोड़ रुपए की लागत से पटना गया डोभी हाईवे 4 लेन और 1,330 करोड़ की लागत वाली सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। बिहार दौरे के पहले दिन पीएम मोदी गुरुवार को पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो किया। इस दौरान करीब 4 किलोमीटर के पूरे रूट पर तिरंगा झंडा और पीएम मोदी की तस्वीरें नजर आईं।
इस रोड शो में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की झलक भी दिखी। 30 से ज्यादा जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा की गई। रोड शो के बाद पीएम मोदी पार्टी दफ्तर पहुंचे, विधानसभा चुनाव की तैयारी पर मीटिंग की। बैठक करीब 1 घंटे 15 मिनट तक चली। बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा हुई और संगठन की मजबूती पर बातचीत हुई। पार्टी नेताओं को पीएम मोदी ने जीत का मंत्र दिया। संगठन की बैठक रही, प्रधानमंत्री जी ने इंटरेक्शन किया हम लोगों से और प्रधानमंत्री जी के जो शब्द थे कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। इस तरह से वर्कर को लगाना है, बूथ लेवल पे कैसे काम करना है, सोशल मीडिया पर कैसे सब ये हो रहा है, इन सारे विषयों को एक तरह से कहा जाए तो चुनाव की तैयारी को लेकर उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। और बिहार से पहले कल पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में रैली भी की, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर ममता सरकार को जमकर घेरा। तो ममता बनर्जी ने भी उनके बयान पर पलटवार किया। सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर में जनसभा में हुंकार भरी, ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा सिंदूर खेला कि इस धरती पर आतंकवाद की चर्चा होनी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होनी चाहिए। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य की ममता सरकार पर सीधा हमला बोला। बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहाँ की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। पीएम मोदी ने हमला किया तो ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। मोदी जी को ये बात शोभा नहीं होता। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री है, बीजेपी का भी है, लेकिन उन्होंने बंगाल में आके ऑपरेशन सिंदूर किया। ऐसा ऑपरेशन बंगाल करेगा, इसका मतलब टेररिस्ट का साथ और बंगाल का मिट्टी को मिला दिया। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी पहुंचेंगे, विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और उनके दौरे में भी ऑपरेशन सिंदूर की धमक दिखेगी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए कानपुर तैयार है। कार्यक्रम स्थल से लेकर पूरे शहर में प्रधानमंत्री की तस्वीरें, बैनर और पोस्टर लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला कानपुर दौरा है। ऐसे में उसकी धमक भी दिखाई दे रही है। जगह जगह पोस्टर लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों के साथ किसी में लिखा है शौर्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर, तो किसी में लिखा है देश नहीं झुकने दूंगा, आतंकी ठिकाने ध्वस्त, पाकिस्तान के हौसले पस्त, सेना का प्रचंड प्रहार, शत्रु आतंकी भयाक्रांत लिखे इन तमाम पोस्टरों के जरिए सेना के शौर्य को सलाम और प्रधानमंत्री के नेतृत्व को सराहा गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। पहलगाम में आतंकियों ने शुभम द्विवेदी से धर्म पूछकर उनकी पत्नी के सामने ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। शुभम द्विवेदी का परिवार उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने की अपील कर रहा है। और कानपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। कानपुर के विकास को रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। 2120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कानपुर मेट्रो की चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसमें चुन्नीगंज नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल समेत 5 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं। कि कानपुर सेंट्रल से लेकर आईआईटी कानपुर तक निर्बाध कनेक्टिविटी हमको मिलने वाली है। तो 9 स्टेशन पहले जो इसमें मेट्रो चल रही थी आईआईटी कानपुर से मोती झील, उसके बाद 5 स्टेशन और जुड़ गए हैं। तो इन 14 स्टेशनों पर जो मेट्रो चलेगी तो अच्छी खासी संख्या में हमारे जो यात्री हैं उससे लाभान्वित हो सकेंगे। प्रधानमंत्री जीटी रोड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का भी उद्घाटन करेंगे। बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू करेंगे। 8300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। घाटपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 9330 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 660 मेगावाट की इकाइयों का भी उद्घाटन करेंगे। पनकी पावर हाउस रेलवे क्रॉसिंग और पनकी धाम क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज का, साथ ही 290 करोड़ से अधिक की लागत वाले 40 MLD बिंगवान ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है और उसकी वजह है कोरोना संक्रमण। जी हां,
देश में जिस तरह से तेजी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है। इसलिए आज प्रधानमंत्री के कानपुर में कार्यक्रम के दौरान रैली के लिए 300 कोविड टेस्टिंग किट मंगवाई गई है। सभा स्थल पर कोविड सैंपलिंग और थर्मल स्कैनिंग के भी आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ हेलीपैड, मंच और आसपास रहने वाले लोगों का कोविड टेस्ट भी संभव है। तमाम एहतियातन कदम जो है वो उठाए जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां पर तेजी के साथ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस जिस तेजी से एक बार फिर पैर पसार रहा है, जिस तेजी से संक्रमण के नए केस सामने आ रहे हैं, उसके बाद सावधान रहना बहुत जरूरी है। देश में संक्रमण की इस नई लहर में अब तक 1200 से ज्यादा एक्टिव केस मिल चुके हैं। 18 राज्य चपेट में आ चुके हैं और 13 लोग जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में 5 और केरल में 2 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 2-2 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 1-1 मौत दर्ज हुई है। ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि 26 मई के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है। देश में रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे मामलों की जब जांच की गई, तो पता चला कि इस वक्त देश में कोरोना के 4 नए वेरिएंट एक्टिव हैं। ये वेरिएंट LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 सीरीज के हैं। हालांकि कोरोना के इन वेरिएंट्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कभी चिंताजनक नहीं माना है, लेकिन वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग रखे गए हैं, क्योंकि भारत समेत एशिया के बाकी देशों में भी इन्हीं वेरिएंट के चलते संक्रमण बढ़ा है। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1200 से ज्यादा हो गई है। अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसी को देखते हुए सभी राज्यों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अगर हम केरला की बात करें तो 430 एक्टिव मामले यहाँ पर हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 425 एक्टिव केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 425 एक्टिव केसेस हैं और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 76 नए मामले सामने आ चुके हैं। जनवरी 2025 से महाराष्ट्र के आंकड़े पर भी एक बार नजर डाल लें। कुल 597 संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं और मुंबई अकेले में 379 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। बात राजस्थान के जयपुर की, यहाँ पर कोरोना के 7 नए मरीज आए हैं सामने। यूपी के वाराणसी में 2 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं मेरठ में कोरोना का पहला केस सामने आया है। 25 वर्षीय युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सभी से अपील की जा रही है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तमाम जो एहतियातन कदम है उनको जरूर उठाएं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स के डेप्यूटी कमिश्नर गौरव गर्ग की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पिटाई का आरोप असिस्टेंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा पर लगा है। ऐसे में अब इसे लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है। इनकम टैक्स के डेप्यूटी कमिश्नर गौरव गर्ग IPS रवीना त्यागी के पति हैं। रवीना त्यागी लखनऊ में तैनात रह चुकी हैं। आरोप है कि इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा ने दफ्तर के कमरे में बंद करके उनकी पिटाई की। इस पिटाई में गौरव गर्ग के चेहरे पर चोट आई है, जिसके बाद घायल हालत में गौरव गर्ग को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं गौरव गर्ग की तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले ने सियासी रंग भी अख्तियार कर लिया है। SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने X पर पोस्ट कर इस पर सवाल उठाए हैं। भाजपा सरकार में अब तक पुलिस बनाम पुलिस हो रहा था, अब अधिकारी बनाम अधिकारी हो रहा है। लखनऊ में एक IRS अधिकारी को बंधक बनाकर एक इनकम टैक्स अधिकारी द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है। इसकी जांच हो और पता किया जाए कि एक IPS अधिकारी के पति के साथ ऐसी घटना क्यों घटी और इसके सूत्र किस किस से जुड़े हुए हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी सिविल अस्पताल पहुंचकर घायल IRS अधिकारी गौरव गर्ग से मुलाकात की, जहां उन्होंने कहा कि इस मामले पर राजनीति ठीक नहीं है। इसमें इस प्रकार की राजनीतिक एंगल इसमें नहीं देखना चाहिए, पॉलिटिकल विषय नहीं है। लेकिन इस प्रकार की दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में कानून अपना काम करेगा। और आइए अब बात गृह मंत्री अमित शाह की, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और आज अमित शाह पुंछ के दौरे पर जाएंगे। बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह आज पुंछ के दौरे पर रहने वाले हैं और सीमा के हालातों का जायजा लेंगे। अमित शाह पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित क्षेत्रों में भी जाएंगे और पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही BSF की 141वीं बटालियन के टैक्टिकल हेडक्वार्टर में जवानों से बात करेंगे गृह मंत्री। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कल जम्मू में एक बड़ी मीटिंग की,
राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज पुंछ के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। यहां पर बॉर्डर की हालातों का जायजा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के जवानों के साथ भी मुलाकात करेंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक और चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने ये मांग की है कि पुंछ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज दिया जाए। पुंछ एलओसी से सटा वही इलाका है जहां पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा गोले बरसाए थे। दरअसल पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए निहत्थे, मासूम और ग्रामीणों को निशाना बनाया था और इन्हीं लोगों के बीच राहुल उनका दर्द बांटने पहुंचे थे और आज इसका वीडियो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया। अल्लाह ताला ने जिंदगी दे दी। हमारी सारी जिंदगी की कमाई यही थी जो इस पे लगा दी है। राहुल ने हेवी शेलिंग के दौरान टूटे हुए घर, बिखरे हुए सामान और रोते बिलखते लोगों को देखा। राहुल एक स्कूल में भी पहुंचे जहां उन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया कि जल्द सब कुछ सामान्य हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। I'm very sorry about that. आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ बिल्कुल नहीं, ठीक है? Love you. राहुल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पुंछ का दर्द वहां जाकर ही महसूस होता है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक बार फिर रक्षा खरीद सौदे में देरी का मुद्दा उठाया। जी हाँ, और ऐसा पहली बार नहीं है जब एयर चीफ मार्शल ने ऐसा कहा हो। इससे पहले भी वो कई बार सार्वजनिक मंचों पर इसे दोहराते रहे हैं। दिल्ली में आयोजित हुए एक बिजनेस समिट के दौरान एपी सिंह ने कहा कि वो ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। एपी सिंह ने यह भी कहा कि हथियारों की समय से डिलीवरी नहीं होने पर ऑपरेशनल तैयारी पर असर पड़ता है। Timelines is a big issue. You know, that is where that vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. इससे पहले फरवरी में भी तेजस की समय से डिलीवरी न होने पर एयर चीफ मार्शल एचएएल पर अपनी आपत्ति जता चुके हैं। जिस ऑपरेशन सिंदूर से सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, उसको लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच फिल्मी डायलॉग वाली सियासी वार छिड़ गई है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर ये कहते हुए हमलावर रही है कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर फिल्मी डायलॉग मार रही है। कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा कर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है। लेकिन अब बीजेपी को घेरते घेरते कांग्रेस भी फिल्मी डायलॉग मारती नजर आ रही है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू। दरअसल ये पूरी लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर के क्रेडिट की है, जो कहां जाकर रुकेगी कोई नहीं जानता, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर ईस्ट से बीजेपी के विधायक रणवीर सिंह पठानिया ने एयरफोर्स पर विवादित बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पठानिया ने उधमपुर एयरफोर्स पर तैनात स्टाफ के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारतीय सेना का शौर्य देखा। देश के जवानों ने सीमा पार आतंकी ठिकानों को नष्ट कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। फिर भी बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया वायुसेना पर सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। एयरफोर्स के एक नोटिस के बाद पठानिया ने वायुसेना पर विवादित टिप्पणी की। नोटिस में एयरफोर्स स्टेशन के साथ लग रही सड़क के किनारे अवैध दुकानों और घरों को खाली कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन विधायक पठानिया का दावा है कि नोटिस कानून के मुताबिक गलत है। इस जमीन के मालिक आज भी हम हैं। हमारी मालिक वाली जमीन में पहले वो 34 फुट थी, अब आप 50 फुटों से गिन रहे। विधायक ने दावा किया कि बिना मुआवजा के लोगों ने एयरफोर्स के लिए अपनी जमीन दी, लेकिन अब लोगों से पूछे बिना उनकी जमीन हड़पने की कोशिश हो रही है। और अब बात उत्तर प्रदेश के सीतापुर की, जहां पर एक नई नवेली पानी की टंकी भर-भराकर नीचे गिर गई। जल जीवन मिशन के तहत ये पानी की टंकी बनाई गई थी और इस पानी की टंकी के गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं इसके पीछे अब भ्रष्टाचार का शक व्यक्त किया जा रहा है। सीतापुर के ब्लॉक पहला की ग्राम पंचायत चुनका में ये दिख रहा मलबा उस पानी की टंकी का है
जो कुछ वक्त पहले ही बनकर तैयार हुई थी। जल जीवन मिशन के तहत बनी इस पानी की टंकी के गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। जनवरी 2024 में इस पानी की टंकी का संचालन शुरू हुआ था, जिससे 8 गांव में पानी की सप्लाई दी जा रही थी, लेकिन अचानक ही ये भरभरा कर नीचे गिर गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पानी की टंकी में 20,000 लीटर पानी भरा था। ऐसे में इसके गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस पानी की टंकी को 5 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया था। ऐसे में पानी की टंकी गिरने के पीछे भ्रष्टाचार का शक जताया जा रहा है। वहीं जल निगम के साथ साथ टंकी बनाने वाली कंपनी भी मामले पर चुप्पी साधे हुए है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। महबूबाबाद के विधायक आशा मौर्य ने मामले का संज्ञान लिया और दावा किया कि जिस भी ठेकेदार ने इस टंकी का निर्माण कराया था उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा यही कहना है कि जिसने भी ये गुणवत्ताहीन काम किया है, जिसने गलत तरीके से टंकी बनाई है और जो टंकी गिरी है, इसकी पूरी जांच हो और अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिस ठेकेदार ने बनाया उस पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल अब बिहार में काफी हिट हो रहा है, जहां बक्सर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। ट्रिपल मर्डर केस के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। बिहार के बक्सर में हुई ये कार्रवाई बता रही है कि कैसे बिहार में भी बुलडोजर अपराधियों पर कार्रवाई का बड़ा हथियार बन गया है। अय्यापुर गांव में हुए ट्रिपल मर्डर केस में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया, जहां कोर्ट से कुर्की का वारंट मिलने के बाद डीएम ने कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसके बाद एसपी शुभम आर्य दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और अपराधियों के घर पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। बुलडोजर से एक-एक कर अपराधी के घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ी गयी, साथ ही कुर्की और जब्ती की कार्रवाई भी अंजाम दी गयी। ट्रिपल मर्डर कांड हुआ था शनिवार के दिन, जिसमें 2 घायल 3 की हत्या की गई थी, तो उसी कांड में जो है कुर्की की कार्रवाई चल रही। पुलिस कर्मियों ने आरोपी के घर का सारा सामान एक एक कर बाहर निकाला और इसे जब्त किया। कार्रवाई में किसी तरह की दिक्कत पेश न आए, इसके लिए पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं एसपी शुभम आर्य ने साफ किया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और कोई भी सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। हमने कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसमें तमाम तरह की संपत्ति जो उनकी है, जो अचल और अचल दोनों संपत्ति है, दोनों संपत्ति को कुर्क किया जाएगा और जो भी इसमें इन्होंने अतिक्रमण किया है सरकारी ज़मीन पे भी और सरकारी किसी भी योजना से जो इन्होंने इस्तेमाल करके अपना प्राइवेट संपत्ति बनाया है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। पटना में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग जिलों से बीजेपी के नेता अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे और इस दौरान बीजेपी के एमएलसी के बाइक जुलूस पर काफी विवाद हो गया। विवाद इस वजह से खड़ा हुआ क्योंकि बीजेपी की एमएलसी अनामिका सिंह पटेल जो बाइक जुलूस निकलवा रही थी, उसमें किसी भी बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहना था और तो और कई बाइक पर 3-3 लड़के बैठे हुए थे। इसके अलावा इस जुलूस की परमिशन भी नहीं ली गई थी। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ये जुलूस जैसे ही बेली रोड पर पहुंचा, पटना सेंट्रल एसपी स्वीटी शेहरावत ने इसे रोक लिया। एसपी ने जब खुली जीप में सवार अनामिका सिंह पटेल को बुलाया तो वो जीप से भी नहीं उतरी और एसपी को अपने पास आने का इशारा किया। कौन सा उल्लंघन कर रहे हैं आप? आराम से बात करिए ना। कितने बगैर हेलमेट का जुलूस, आराम से शांति रखिए, शांति रखिए। एबीपी रिपोर्टर के सवाल बीजेपी के एमएलसी को किस तरह चुभे हैं, ये उनके जवाब से साफ है और सत्ता का घमंड किस कदर उन पर सवार है, ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। चूंकि मामला पीएम मोदी के कार्यक्रम से जुड़ा था, शायद यही वजह रही होगी कि एसपी स्वीटी शेहरावत भी साइड हो गई और काफिला इसी तरह आगे बढ़ गया। अब पटना पुलिस क्या एक्शन लेती है, इसका इंतजार है। यूपी में पुलिस का बदमाशों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और इसी की वजह से जगह जगह बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हो रही है। कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जहां पर बदमाशों को जगह जगह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है। फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में पुलिस से हुए एनकाउंटर में बदमाश घायल हुए। फिरोजाबाद पुलिस के गिरफ्त में मौजूद इस बदमाश का नाम है देवेंद्र। ये डबल मर्डर केस का आरोपी है और पुलिस ने इस पर 20,000 रुपए का इनाम रखा था। नगला सिंघी पुलिस ने इसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बुढ़ाना इलाके में महिला के कान से कुंडल छीनने वाले बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। इसका पीछा करने के दौरान इसने पुलिस टीम पर फायरिंग की,
जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई जो इसके पैर में लगी। पुलिस की कार्रवाई से खौफजदा ये बदमाश अब हाथ जोड़ रहा है। गाजियाबाद की वेब सिटी पुलिस ने भी एनकाउंटर के बाद हत्या के वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश बाइक से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो इसने पुलिस पर गोली चलाई। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में इसे भी पैर में गोली लगी। इसने जो है पुलिस टीम को आते हुए देखकर जान से मारने की नीयत से इसने उनके ऊपर फायर कर दिया। जब पुलिस टीम ने आत्मरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई की तो इस अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। घायल होने के कारण इसे सीएचसी पहुंचा दिया गया। और आइए अब बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की राजधानी शिलोंग में इंदौर के नए शादीशुदा जोड़े के गायब होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिवार के साथ साथ राज्य के सीएम मोहन यादव ने भी इसको लेकर अपनी चिंता व्यक्त की, तो वहीं शिलोंग पुलिस लापता दंपति के परिवार के साथ उनकी तलाश कर रही है। इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम हनीमून मनाने मेघालय की राजधानी शिलोंग गए थे, जहां अचानक ही वो रहस्यमयी हालत में गायब हो गए। इसके बाद से उनकी तलाश जारी है। नए शादीशुदा जोड़े के अचानक लापता होने से उनका परिवार सदमे में और इसे लेकर परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहाँ जाने के बाद भी बात हुई, रोज डेली बात होती थी। बस 23 तारीख को आखिरी बात हुई, इसके बाद में कोई बात नहीं हुई मेरी इससे। राजा और सोनम रघुवंशी के गायब होने से उनके परिवार में हड़कंप मच गया है। दोनों 20 मई को हनीमून पर रवाना हुए थे। दोनों की आखिरी लोकेशन शिलांग के ओसरा हिल में मिली। ओसरा हिल संवेदनशील इलाका माना जाता है। उनकी किराए की एक्टिवा यहाँ लावारिस हालत में मिली। दोनों के लापता होने के बाद राजा और सोनम के भाई शिलोंग पहुँचे हैं, जहां वो पुलिस के साथ मिलकर दोनों की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं सीएम मोहन यादव ने भी इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। इस संबंध में मैंने मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा जी से दूरभाष पर बात कर इस मामले पर चर्चा कर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि उनका पुलिस प्रशासन गंभीरता से नव दंपति के लोकेशन का पता लगाने के लिए प्रयासरत है। साथ ही हर संभव सहायता हेतु भी आश्वस्त किया। वहीं इंदौर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है, जो शिलांग पुलिस के साथ लापता दंपति की तलाश में जुट गई है। लगातार वहाँ पुलिस की टीम जो ईस्ट सोहना वहाँ का पुलिस स्टेशन लगता है, वहाँ की टीम लगी हुई है। वहाँ के एसडीपीओ साहब जो हैं और वहाँ के जो एसपी साहब हैं, उनसे भी हमारी टीम ने बात की। ओडिशा के कोरापुट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसने 8 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है और इसके पास से पुलिस ने हथियारों का जखीरा भी बरामद किया। ओडिशा की कोरापुट पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 8 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। कोरापुट पुलिस ने हार्डकोर नक्सली कुंजाम हिडमा उर्फ मोहन को गिरफ्तार किया है, जो कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था। वहीं पुलिस को इसके पास से तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। पुलिस ने नक्सली मोहन के पास से एक AK-47 गन, 35 राउंड गोला बारूद, 117 डेटोनेटर, रेडियो, चाकू और माओवादी साहित्य सामग्री बरामद की है। पुलिस अब पकड़े गए नक्सली को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ में जुटी है। 4 जन संदिग्ध लोग से माने पुलिस को देखी गले 3 जन पड़े गले और जड़े हमको धरा पड़ा से माने हमको देखी के पुलिस ऊपर फायरिंग भी करले, लेकिन गोली काको बाजला नहीं और हमें जड़े को अरेस्ट करके आनी से पाखरे हमको वेपन भी मिली थी। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान की वजह से नक्सली दूसरे राज्यों की ओर भाग रहे हैं। ऐसे में 8 लाख का इनामी कुंजाम हिडमा उर्फ मोहन भी ओडिशा की कोरापुट पहुंचा था, जहां पुलिस ने उसे सर्च अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया।